एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस आप इसमें पाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, जो कि हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम को क्लियर करने में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन पेपर, जो कि है 29 दिसंबर 2021 का। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम चैनल है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के शहरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर हड़प्पन सिटीज? तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें कुछ शहर शामिल हैं जहाँ से हमें अनेक चीज़ें मिली हैं, कई सारे एविडेंस मिले हैं वहाँ पर लोगों के बसने के। तो उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही हैं या फिर गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लोथल में 5 वेदियाँ थी जहाँ बलि दी जाती थी, तो ऐसा वहाँ पर प्रमाण ऐसा मिलता है कि वहाँ पर बलि दी जाती थी लोथल में। दूसरा है कालीबंगा के पास जोता गया खेत होने का प्रमाण है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। देखो, हड़प्पा सभ्यता से बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहाँ से क्या मिला है, और कभी कभी ये चीज़ पूछ ली जाती है कि ये चीज़ मिली है, जैसे कि जोता गया खेत होने का प्रमाण कहाँ से मिला है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह की साइट्स से जो है पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको प्लेसेस या फिर साइट्स से दिए हुए हैं और स्टेट से दिए हुए हैं। साइट से ये वो हैं जहाँ से कुछ ना कुछ एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, और आपको बताना है कि ये जो स्थान है ये कौन से राज्य में पड़ता है। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आप देखेंगे, इसके हिसाब से अगर हम मिलाएं तो ए को हम मिलाएंगे 4th से। भीमबेटका जो है पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर कुछ केव्स मिली हैं। और बी आपका पड़ता है राजगृह बिहार में, और इनाम गांव पड़ता है महाराष्ट्र में, और ब्रह्मगिरी पड़ता है कर्नाटक में। तो ये सही मैच हो जाएगा, और ये आपको मैं मैप पर भी दिखा देती हूँ कौन सी जगह कहाँ पर है। ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है वो आप पाएंगे यहाँ पर है, देखो ये लिखा हुआ ब्रह्मगिरी। और इनाम गांव यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में। और एक जगह और है इसमें, ये है भीमबेटका जो कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर कहीं ये बिहार पड़ता है, तो ये बिहार जो है, बिहार में आपकी क्या पड़ती हैं, बिहार में थोड़ा सा इधर है, बिहार में राजगृह है। तो राजगृह यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। ये जो साइट्स हैं ये इन स्टेट्स में पड़ती हैं। तो बाकी साइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के 3rd चैप्टर में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी देखने को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है ये, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अल इदरीसी और उसके द्वारा बनाए गए नक्शे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अल इदरीसी एंड द मैप मेड बाय हिम? तो अल इदरीसी हैं जिन्होंने की मैप एक बनाया था, तो उसके इनके जो मैप है, मैप कुछ डिफरेंट टाइप का था इनका, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट इसमें सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बी और सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है, पहली हो जाएगी गलत। देखो, पहली सिर्फ एक चीज़ की वजह से गलत है, क्या है ये है फारसी। तो ये फारसी या पर्शियन नहीं थे, ये अरबी ज्योग्राफर थे, ये अरबी भूगोलवेत्ता थे, ना कि फारसी। तो इनके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं आगे। बाकी देखो ये पॉइंट देख लो, जगह के नाम अरबी में अंकित हैं। जैसे अब मैप पर आप देखेंगे कि कहीं आप अगर हमारे कंट्री में आपको कहीं पर जाना है और आप देखते हैं तो मैप आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में 2 लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन इन्होंने जो मैप बनाया था वो जगह के जो नाम है इन्होंने अरबी में लिखे थे। श्रीलंका शीर्ष पर है और उत्तर भारत नीचे दिखाई देता है, मतलब एक तरह से रिवर्स मैप इन्होंने बनाया था। जैसे कि मैप की अगर हम बात करें तो जैसे कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत जो कि ऊपर पड़ता है, वो उत्तर भारत इन्होंने नीचे दिखाया है, और जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है ऊपर की साइड इन्होंने दिखाया है, जबकि वो नीचे है श्रीलंका।
लेकिन इनके मैप पर श्रीलंका ऊपर की साइड पड़ता है। एक बार इनका मैप देख लेते हैं। मैंने पूरा मैप तो नहीं लिया है, लेकिन जो भारत का हिस्सा इन्होंने बनाया है उसका मैंने पार्ट लिया है। ये देखो यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो ओरिजिनल मैप है उस टाइम का, और ये देखो इन्होंने बनाया था कुछ इस तरह का, मतलब ये पुराना मैप है कि जो भारत का मैप आप देख रहे हैं, अभी भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर ही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है। ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, और यहाँ पर अगर आप नामों को जूम करके यहाँ पर देखेंगे तो नाम इन्होंने अरबी भाषा में लिखेंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे ना, मैप बाय अल इदरीसी, तो इनका आपको वर्ल्ड मैप दिखेगा, बड़ा सा वर्ल्ड मैप दिखेगा, उसको आप देख सकते हैं अच्छे से। तो उसमें ज़्यादा प्लेसेस जो हैं वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ पर भी इंडिया का जो मैप है वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो वैसे ही जो पूरा वर्ल्ड का मैप देखेंगे आप तो ज़्यादा क्लियरिटी उसमें है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं नॉलेज के लिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यह अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था, ये वाला जो मैप था। और देखो जैसा कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि वो पारसी भूगोलवेत्ता थे, तो पारसी नहीं थे जब, बल्कि अरबी थे। तो 1154 कॉमन एरा कहते हैं, जो ईसाई युग होता है, यानी कि ईस्वी की बात कर रहे हैं, इसमें बनाया गया था। तो इस मानचित्र में दक्षिण भारत को देखा जाता है, जहां उत्तर भारत को देखे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर बेसिकली उत्तर भारत होना चाहिए था, जहां इन्होंने दक्षिण भारत दिखाया हुआ है। तो जहां उत्तर भारत को देखे जाने की संभावना है, और श्रीलंका एक द्वीप के रूप में दिखाई देता है। तो श्रीलंका एक द्वीप के रूप में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से इन्होंने एक तरह से हम कहेंगे रिवर्स मैप बना दिया है। जैसे ये वाला जो पार्ट जो नीचे दिखना चाहिए ना, वो पार्ट हमें ऊपर दिख रहा है इसका। तो इस तरह का ये कुछ मैप इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर और मस्जिदों का निर्माण शासकों द्वारा किया गया था। तो उसके रीजन दिए हुए हैं कि जो पहले मंदिर और मस्जिद जो बनवाते थे शासक, रूलर्स जो बनवाते थे, वो किस वजह से बनवाते थे, उसके क्या रीजंस थे। तो इसमें अगर आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और बी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हो जाएगी सही। देखो एक तो ये दिखाने के लिए कि हम कितने के नज़दीक हैं भगवान के, गॉड के, ईश्वर के हम कितने करीब हैं, कितना हमारा घनिष्ठ संबंध है ईश्वर से, एक तो ये दिखाने के लिए। दूसरा धन और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारा जो राज्य है वो कितना वेल्दी है, और जो हमारी पावर है वो देखो कितनी है, ये दिखाने के लिए ये मंदिर और मस्जिदों का निर्माण कराया जाता था। तो तीसरा इसमें गलत है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, उसकी संतुष्टि और समर्थन प्राप्त करने के लिए ये नहीं किया जाता था, बल्कि जो रूलर्स थे अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन करने के लिए करते थे। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इस तरह के मंदिर आपको काफ़ी मिल जाएंगे, और साउथ में काफ़ी मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था शासकों ने। तो सुंदर मस्जिदों और मंदिरों का निर्माण ने राजाओं और संरक्षकों की शक्ति, धन और भक्ति का प्रदर्शन किया। भक्ति वही जो उसमें दिखाया गया कि हमारा कितना घनिष्ठ संबंध है ईश्वर से, हम कितने बड़े भक्त हैं, या फिर हमारे जो राज्य है कितना धन से संपन्न है, शक्ति कितनी है हमारी, ये प्रदर्शित करने के लिए पहले मंदिर और मस्जिद का निर्माण ये शासक करवाया करते थे। और इसीलिए जो आक्रमणकारी होते थे, इन्होंने मध्य युग में धार्मिक महत्व के स्थानों पर आक्रमण किया, क्योंकि यही इनके क्या होते थे, शक्ति और धन के प्रतीक होते थे। तो सबसे पहले अटैक किस पर करते थे, जो आक्रमणकारी होते थे वो मंदिरों पर ही करते थे। आपने सुना भी होगा कि मंदिरों को लूटते थे पहले, क्योंकि उसमें खजाना भी काफ़ी मिलता था इनको। और दूसरा सबसे ज़्यादा ठेस इन मंदिरों को ही चोट पहुँचाने से उस रूलर को ये दे सकते थे। तो इसीलिए मंदिरों पर आक्रमण भी पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी मामलों में ब्रिटिश भूमिका पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। तो ये आदिवासी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी हुई हैं और सही आपको पहचानना है। तो सही जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओनली ए इज़ ट्रू। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी प्रमुखों के कार्यों और शक्ति में काफ़ी बदलाव आया। तो जो आदिवासी पहले आज़ादी से रहते थे और कुछ भी करते थे, मतलब छूट थी उनको जंगलों में कहीं आने जाने की, कुछ भी करने की, उनके कामों में काफ़ी फ़र्क आया। देखो जो जहाँ पहले उनको छूट मिलती थी, तो देखो ब्रिटिश शासन में इन्होंने नए आदिवासी कानून भी बना दिए, जिससे क्या हो गया, एक तरह से वो क्या हुआ, आदिवासी जो हो गए एक जगह तक सीमित से हो गए।
तो मतलब काफ़ी बदलाव उनके कार्यों और शक्तियों में आया। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि जनजातीय प्रमुखों को अपनी भूमि का मालिकाना हक गांव के एक समूह पर रखने और भूमि किराए पर देने और प्रशासनिक भक्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। तो ये गलत है। देखो मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश शासन है इन्होंने नया वन कानून लाए ये। अब क्योंकि जो आदिवासी लोग थे उनका जो आजीविका चलती थी वो वनों के सहारे ही चलती थी और वनों पर उनका पूरा अधिकार पहले होता था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन ने नए वन कानून लाए तो आदिवासियों की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई और दूसरा उनके जो काम है उनमें भी थोड़ा बदलाव आया। इसके अलावा जो उनकी पहुंच थी जंगलों तक वो भी एक तरह से सीमित हो गई, उनको हर जगह जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। तो ओनली ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं कथन और कारण, ये मुगल वंश से रिलेटेड है। तो इसमें आपको पहचानना है कथन और कारण सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें अगर आपने समझा होगा इस जो ये आपका उत्तराधिकार का जो सिस्टम है इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अभिकथन क्या दिया है कि मुगल वंशवाद के नियम में विश्वास नहीं करते थे। जैसे होता है ना कि जो फादर हैं उनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो बड़े बेटे को मिलेगी या फिर जो प्रशासन होगा वो बड़े बेटे को मिलेगा। तो मुगल जो है इसमें विश्वास नहीं रखते थे इस चीज़ में कि बड़े बेटे को ही सब कुछ मिले, आने वाले वंश में जो बड़ा बेटा हो उसका ही हर चीज़ पर अधिकार हो, तो इस चीज़ को नहीं मानते थे। उन्होंने सहदायिक उत्तराधिकारी की प्रथा का पालन किया जिसमें कि सारी संपत्ति जो है सभी बेटों में बंटती है, और या तो फिर प्रशासन हो तो प्रशासन में भी यही रहता है कि जो काबिल होगा उसको मिल जाएगा, वो मतलब खुद ही ले लेगा। ऐसा नहीं था कि बड़े बेटे को शासन करना है। तो कारण जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, सही बात है। तो वो वंशवाद में विश्वास नहीं रखते थे क्योंकि वो सहदाई की उत्तराधिकार पद्धति का पालन करते थे, उत्तराधिकार प्रथा का पालन करते थे। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा करेक्ट। और ये डिटेल जो है मैंने आपको पहले भी कराई है, एक बार एक नज़र फिर से देख लेते हैं। उत्तराधिकार 2 तरह के होते हैं, जैसे कि एक तो ज्येष्ठाधिकार होता है जिसमें बड़े बेटे को अधिकार मिल जाता है, और एक होता है सहदाई की जिसमें सभी बेटों के बीच में विरासत का डिवीज़न हो जाता है। जैसे कि सभी बेटों में विरासत बढ़ जाती है, वो चाहे प्रशासन हो या तो फिर वो प्रॉपर्टी हो। तो मुगलों में जो है यही प्रथा जो है चलन में थी, ये इसको नहीं मानते थे। तो सबसे बड़े बेटे को इनमें संपत्ति नहीं मिलती थी, बल्कि जो सहदायिक विरासत है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी बेटों में बढ़ती थी। तो जिसकी वजह से डिस्प्यूट भी काफ़ी रहते थे इनमें कि ये भाई भाई भी विद्रोही हो जाते थे, एक दूसरे को मार देते थे। आपने उसमें देखा होगा मुगल वंश में किस तरह से औरंगजेब ने अपने भाइयों को टॉर्चर किया था, उससे पहले भी उसके जो फादर थे उन्होंने भी कितना संघर्ष किया था। तो इसमें कन्फ्लिक्ट बना रहता था जब सभी बेटों में जायदाद का जो है बंटवारा होता था। तो क्योंकि ज्येष्ठाधिकार में तो तसल्ली रहती है उनको कि भाई हमारे जो बड़े भाई हैं वो शासन करेंगे, उनकी हम रेस्पेक्ट करेंगे और उनके आज्ञा का पालन करेंगे, वो हमारे पिता समान होंगे। तो ये इसमें फिर भी शांति बनी रहती है, लेकिन सहदाई की जो है एक तरह से कन्फ्लिक्ट का कारण बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में आदिवासियों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो देखो इसमें भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। औपनिवेशिक काल के बारे में बता चुकी हूँ मैं, जब ब्रिटिश हमारे देश पर शासन कर रहे थे तो वही जो पीरियड पूरा है वो कहलाता है कॉलोनियल पीरियड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी इज करेक्ट। आदिवासी मुखिया अपने पारंपरिक कार्यों को पूरा करने में असमर्थ थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो क्योंकि उनके जब अधिकार ही उनसे छीन लिए गए तो वो अपना जो ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं उनको वो पूरा करेंगे कैसे, जो चलता आ रहा है, जो प्रथा चलती आ रही है उसको कैसे पूरा करेंगे। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत है। अब क्योंकि देखो इसमें दिया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों को जीवन नहीं बदला, तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब उनसे उनके वन के अधिकार छीन लिए गए, उनको कई चीज़ों पर उनको पाबंदी लगाई गई, तो जीवन कैसे नहीं बदला। उनका तो जीवन बहुत मतलब बहुत बड़ा बदलाव आया उनके जीवन में। तो और ब्रिटिश शासन के अधीन भी आदिवासी क्षेत्रों का प्रबंधन आदिवासी प्रमुखों द्वारा किया जाता था, तो ये भी गलत है।
तो आदिवासी जो क्षेत्र थे वो आदिवासी प्रमुख नहीं संभालते थे बल्कि ब्रिटिश शासन के अधीन ही हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दिया है और तर्क दिया हुआ है यानी रीजनिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर फॉल्स। दोनों ही इसमें गलत दिए हुए हैं। अब देखो गलत हम देखते हैं क्यों है ये। तो असर्शन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के बाद गोरखाओं, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से अधिक सैनिकों की भर्ती की गई। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी हम डिटेल में इसको समझेंगे क्यों गलत है ये सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार थे और विद्रोह में भाग नहीं लेते थे। तो ये बात गलत है। अब देखो क्यों गलत है ये इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने डिटेल में दिया है। जब देखो 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेजों को लगा कि ये जो भारतीय है ये कभी भी अब इस सिचुएशन को फिर से दोबारा कर सकते हैं। ये सिचुएशन मतलब हमारे सामने फिर से आ सकती है जिस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंजेस किए। इन्होंने एक नया कानून पारित किया ब्रिटिश संसद ने 1858 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी, फिर वो भारतीय मामलों में भी दखल देने लगी। पहले तो व्यापार करने आई थी लेकिन फिर बाकी सारे मामलों में दखल देने लगी। तो उसका रीज़न क्या निकला? 1857 की क्रांति। तो ब्रिटिश साम्राज्य जो ब्रिटिश संसद थी फिर उसने सोचा कभी हमारे हाथ से भी बात निकल जाए, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य को सारे अधिकार दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर के। और दूसरा क्या था, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। यानी कि जो भारतीय शासक थे जिन पर पहले कई तरह की पाबंदियां थी वो पाबंदियां हटा दी गई और उनको कहा गया कि आप शासन चलाएं अपने हिसाब से, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आपको रहना पड़ेगा। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। देखो 1:2 का रेशो किया गया। तो ये जो है देखो भारतीय जो सिपाही थे उसका रेशो कम करने का मकसद वही था कि क्योंकि ये बेसिकली जो सिपाहियों से ही विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए सिपाहियों की संख्या इन्होंने कम करने की कोशिश करी भारतीयों की, यूरोपियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करी। और इसके अलावा और एक चीज़ डिसाइड करी इन्होंने कि अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय, मतलब इनको भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि इनके यहीं से तो विद्रोह हुआ था, भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो वहाँ पर एक चीज़ क्या गलत थी, दक्षिण भारत भी उसमें इंक्लूड किया गया था। स्टेटमेंट में देखो यहाँ पर दक्षिण भारत भी इंक्लूड किया गया था, तो इसीलिए ये जो हमारा एजर्शन है इसलिए ये गलत है। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि गोरखा और सिखों में पठानों में से ज़्यादा भर्ती करेंगे, ना कि इन लोगों में से जो अवध बिहार, मध्य भारत या दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए हमारा गलत है। कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं इसमें। और क्या बदलाव किए इन्होंने, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अब देखो क्योंकि ये पहले बहुत सारे इन्होंने प्रथाएं खत्म करवाई, सती प्रथा टाइप इस तरह की प्रथाएं थी, और जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, जो कि देखो कुछ भारतीय जो थे बिल्कुल ट्रेडिशनल थे, रूढ़िवादी सोच के थे, तो उनको ये बदलाव पसंद नहीं आए। तो अब अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये जैसे जीते हैं ना इनको जीने दो, चाहे इनके रीति रिवाज अच्छे हों या बुरे हों, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनके धर्म और रीति रिवाज में दखल मत दो। तो उन्होंने फिर फैसला किया कि भाई इनके रीति रिवाज में हम दखल नहीं देंगे, आपको जैसे रिचुअल्स फॉलो करने हैं वैसे आप करो। और इसके अलावा भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। तो जो भी जमींदार वगैरह थे उनके लिए नए नियम और कानून बनाए गए, उनके ज़मीन पर अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि 1857 की क्रांति के बाद किए गए। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को, आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकारों द्वारा खोजी जाने वाली एक विचित्र भूमि के रूप में भारत को चित्रित करने वाली पेंटिंग की शैली है। तो देखो ब्रिटिश कलाकार जो है इन्होंने एक विचित्र भूमि के रूप में भारत को चित्रित किया था। उसकी पेंटिंग की हमसे पूछी गई है कि शैली कौन सी थी। तो इस पेंटिंग की शैली थी सुरम्य। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
पिक्चर्स क्यू। देखो इस शैली के बारे में एक डिटेल में देख लेते हैं। ये जो है एक लोकप्रिय शैली है, एक लोकप्रिय शाही परंपरा सुरम्य परिदृश्य चित्रकला की थी ये जो शैली थी। और पेंटिंग की इस शैली ने भारत को एक विचित्र भूमि के रूप में चित्रित किया, जिसे यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकारों द्वारा खोजा जाना था। इसका परिदृश्य उबड़ खाबड़ और जंगली था। मानव हाथों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अदम्य है। देखो यहाँ पर मैंने एक चित्र भी ले लिया है। इस तरह का जो आर्ट है, ये पेंटिंग की जो आर्ट है, ये इसका मैंने चित्र ले लिया है। तो कुछ इस तरह की ये आर्ट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना के उन्मूलन के किसके उन्मूलन के लिए की गई थी? मतलब कि किसके एबोलिशन के लिए की गई थी, किसको खत्म करने के लिए की गई थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कास्ट। तो जाति के जो नियम थे बेसिकली उसको खत्म करने के लिए इसकी परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ये हुई थी 1849 में। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने इसकी स्थापना की थी। और इसके जो संस्थापक थे एक ईश्वर में विश्वास करते थे, मतलब ईश्वर एक ही है, और मुख्य रूप से जाति के नियम तोड़ने में रुचि रखते थे। जैसे कि जाति से रिलेटेड काफ़ी सारे नियम पहले बनाए गए थे, ऊंची जाति नीची जाति, और उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ था जाति से संबंधित नियमों में। तो इनको तोड़ने में ये रुचि रखते थे। तो बेसिकली जाति पर बेस्ड था ये, इसकी स्थापना परमहंस मंडली की। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं। स्कोर कोई नहीं बताता है, कितना आपने स्कोर किया, स्कोर ज़रूर बताएं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।